सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है देश में एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले। बजट में कुछ ऐसे ऐलान हुए हैं जो इस दिशा में सरकार की कोशिशों को जरूर दर्शाते हैं। इस बजट में सबसे अहम है कि स्टार्टअप्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक मुद्रा बैंक का ऐलान किया गया। साथ ही इंक्यूबेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये बजट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है 4 मेहमान। ओराइस वेंचर पार्टनर्स के वीपी गोपाल मोदी, फूड पैंडा के को फाउंडर रोहित चड्डा, पावर टू एसएमई के फाउंडर और सीईओ आर नारायण और टैक्सी फॉर श्योर के सीईओ रघुनंदन जी। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक ऐतिहासिक बजट की बात जरूर हो रही है और स्पेसिफिकली मैं देख रही थी कि कितनी बारी स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल किया गया और कितनी बारी एंटरप्रेन्योरशिप ये शब्द बोला गया। तो स्टार्टअप टर्म करीब 4 दफा वित्त मंत्री के भाषण में सुनाई दिया। एंटरप्रेन्योरशिप की काफी बात हुई और उस शब्द का इस्तेमाल इनफैक्ट 6 दफा सुनाई दिया गया है। गोपाल, कंस्ट्रिंग फोकस आया और पिछले बजट से ही हमने देखा है मोदी सरकार काफी सीरियस है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। ये इनका एक थीम जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद का कारोबार शुरू करें। ये बजट क्या उस तरफ एक डायरेक्शन है और क्या आपको लग रहा है एक मेजरेबल कदम है? डेफिनेटली हम मोदी सरकार को बधाई देना चाहेंगे। हमें लगता है कि जो कदम उन्होंने इस बजट के द्वारा उठाए हैं काफी प्रो एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रो स्टार्टअप है। मैनी इनिशिएटिव्स जो इन्होंने लिए हैं लाइक encouraging foreign funding एक्सेट्रा जिसकी हम बात करेंगे। दीज आर ऑल गुड स्टेप्स और राइट स्टेप्स एंड हमारे लिए ये बहुत एक मैच्योर बजट है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड विल गिव इट अ बिग थम्स अप। ओके, डिटेल में हम जरूर बात करेंगे क्योंकि द डेविल लाइज इन द डिटेल जैसे हम कहते हैं। लेकिन रघुनंदन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ई कॉमर्स बिजनेस, एग्रीगेटर्स बिजनेस हाल फिलहाल में हमने देखा है काफी ज्यादा फोकस में रहा है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इस बजट के बाद आपकी जिंदगी आसान होने वाली है या नहीं? इस दोनों कुछ चीजें आसान भी होगी और कुछ चीजें थोड़ा मुश्किल होगी। गवर्नमेंट का वो इंटेंट है, जो इंटेंट है स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सर्विस टैक्स को 14% करने से थोड़ा बिजनेस में मुश्किल होती है। और टैक्सेशन में सर्विस टैक्स भी इंक्रीज होने के लिए कंज्यूमर्स थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा अभी। और इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के ज्यादा बढ़ाने के लिए कंज्यूमर्स ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करेंगे, सर्विस कंज्यूमर्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो डिमांड, मार्केट में डिमांड लेके आने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस बजट से। चलिए, वो एक पेन पॉइंट ऑफ कोर्स आप ही नहीं बाकी कंपनियों के लिए भी रहेगा जो सीधे कंज्यूमर्स को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन नारायण साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्योंकि पावर टू एसएमई प्राइमरीली एसएमईज के साथ काम करती है, आप एम्पावर करते हैं दूसरी कंपनियों को, दूसरे छोटे बिजनेसेस को। क्या आपको लग रहा है कि वित्त मंत्री के कल के भाषण में वो साफ दिखाई दिया है इंटेंट कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स पैदा हों और इस समय जो करंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको और भी एम्पावर करने की तरफ कदम है? ये 5 साल की 5 चैप्टर जैसी बजट है, वो हाईली प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल है। ओके, ब्लॉकबस्टर बजट नहीं, लेकिन धीरे धीरे काम जरूर शुरू होगा। एक जो चीज फंडिंग के लिहाज से आपने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है वीसीज को और भी इम्पोर्टेंस देने की। गोपाल, उस लिहाज से कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 पे जो पास थ्रू दिया है, क्या वाकई में ये फायदेमंद बात होगी और क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके? देखिए, पहले से कैटेगरी 1 फंड्स का टैक्स पास थ्रू था, बट दिस वाज नॉट वेरी क्लियर। अब कैटेगरी 2 फंड्स को भी टैक्स पास थ्रू मिलने लगा है। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होएगा कि जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर बेस हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत डोमेस्टिक फंड रेजिंग में बहुत इसका योगदान रहेगा। और अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखें जैसे चाइना, तो वहां पर जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट कैपिटल है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कैपिटल रेज्ड। तो इंडिया में ये टैक्स पास थ्रू देने से, जहां पर फंड को कोई टैक्स नहीं लागू होगा, एट द एंड ऑफ द फंड टेन्योर जो कैपिटल गेन्स है उस पे जो टैक्स लगेगा डायरेक्ट इन्वेस्टर को, उससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स और ये एआईएफ जो कैटेगरी है वो बहुत अट्रैक्टिव होगी। अब
अब उस लिहाज से फिर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ओराइस एक अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप फंड है, आप इंटरनेशनल निवेशकों से पैसा रेज करते हैं और मेरे ख्याल में आपने हाल फिलहाल में एक अच्छा फंड रेज किया था, तो अब क्या आपकी पाइपलाइन भी उतनी ही स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी जब फंड रेजिंग की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली 1 या 2 फंड्स आते हैं किसी भी वीसी की ओर से एक साल में, क्या वो हम संख्या बढ़ती देखेंगे? संख्या बढ़ती हुई नहीं देखेंगे शायद. इट इज नॉट गोइंग टू बूस्ट more number of funds, but it is going to definitely boost other ancillary funds like P funds, debt funds जो है आज debt fund की जो startups को जरूरत है because of the tax pass through नहीं होने के कारण काफी investors या debt funds were facing a problem, but that is going to now sort of get cleared. So it is not necessarily going to impact the quantum of number of funds, but the quality of funds available to the startups. साथ ही यहाँ पर गार्ड डेफिमेंट हुआ है, उससे ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट वाले लोग एक बहुत बड़ा वेलकम मेजर ले रहे हैं. हाउ डज इट रियली इम्पैक्ट द इन्वेस्टर्स जिन लोगों से आप पैसा रेज करते हैं? देखिए, गार्ड डेफिमेंट इज बीइंग व्यूड एज अ पॉजिटिव साइन, but actually हमारे व्यू में it creates a lot of uncertainty for the foreign funds. So one has to wait and watch what happens, but it definitely, according to us in our industry, creates a lot of uncertainty for the foreign funds. ओके, तो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी इस पर्टिकुलर स्पेस के लिहाज से. रघुनंदन, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी. एंजल फंडिंग जिस जरिए से सबसे आसान जरिया होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए टू बिगिन देयर बिजनेस, एक एंजल इन्वेस्टर से पैसे रेज करें, वहां पर किसी तरह का रेजोल्यूशन नहीं आया है सेक्शन 56 में, जहां पर स्टार्टअप्स को वो टैक्स देना पड़ता है एंजल से जो भी वो पैसा रेज करते हैं, स्पेशली अगर उसको मार्केट प्राइस से हायर वैल्यू पर पैसा मिला है. क्या वो एक धक्का रहेगा स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल इन्वेस्टर्स को टैप कर रहे हैं? No, since the government is just carrying forward whatever they existed before, so इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होगा. जैसे था 2 साल 3 साल पहले ऐसे ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट वहां पे थोड़ा विजिबिलिटी दिया होता तो शायद एंजल इन्वेस्टिंग और ज्यादा होता मार्केट में, और इसके जरिए मोर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स probably would have come up and it would have created a lot more jobs. I think that particular impetus the government probably didn't provide in this budget. वो एक बात मिसिंग थी. इनफैक्ट ये एक बिग मिस आप कह सकते हैं सरकार की ओर से जरूर रहा है. नारायण साहब, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है स्किल, और स्किलिंग के लिए सरकार ने जरूर कहा है कि फोकस उनका लगातार बनता रहेगा. एक इनोवेशन फंड की बात हो रही है जिसपे स्किलिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा. कितना इम्पेरेटिव था ये कदम उठाना, और क्या आपको लग रहा है ये इजीली कारगर साबित होगा? विल इट बी अप्लाइड एज इजीली? So if you look at NSDC ने पहले भी क्या किया है, the programs are yet to land properly. However, in this scenario, what the government has tried is that हर आदमी को एम्प्लॉयर भी बनाने का कोशिश किया गया है एंड जॉब सीकर भी बनाने का कोशिश किया है. सो दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि हाफ द कंट्रीज एम्प्लॉइज विल गेट वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड और इन जॉब्स इन द शॉर्टर रन. इनफैक्ट हमारे साथ फूड पैंडा के रोहित चड्ढा भी है. रोहित, हाय. हम सब यही चर्चा कर रहे हैं कि ये बजट कैसा रहा है और कितना एम्पावर करेगा एसएमई स्पेस को. आपकी एनालिसिस क्या है, आपका फर्स्ट टेक क्या है इस बजट पर? वेल, मुझे लगता है कि ये बजट काफी पॉजिटिव है, स्पेशली दी एसएमई और स्टार्टअप सेक्टर के लिए. जो कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है सेतु के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप सर्किट के लिए काफी अच्छा रहेगा, जॉब क्रिएशन के लिए काफी अच्छा रहेगा, यूथ को काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब क्रिएटर बनने की रादर देन जॉब सीकर बनने की. सो मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव थोड़ा पॉजिटिव ही है. जो मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर ये कर सकते थे स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली जो सर्विस टैक्स का नेट है जो कि अभी भी सिर्फ इनिशियली 10 लाख तक है, उसको बढ़ाया जा सकता था, थोड़ा इनिशियल टैक्स हॉलीडेज दिए जा सकते थे. सो स्टार्टअप्स के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता था. बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो बजट है वो काफी प्रो इंडस्ट्री है, काफी प्रो डेवलपमेंट है.
ओके, तो प्रो डेवलपमेंट प्रो इंडस्ट्री बजट जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर और भी क्लैरिटी आनी बाकी है। और क्या सुनना चाहेगा ये इकोसिस्टम, खास तौर से पिछले साल बजट में जो ऐलान किया था 10,000 स्टार्टअप फंड का, उसका आता पता अब तक नहीं है। फाइन प्रिंट अब भी सभी इंतजार कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही मुद्रा बैंक सेतु स्कीम की जो बात यहाँ पर रोहित चड्ढा ने भी की, उस पर भी चर्चा और डिटेल में करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश और फोकस इस बारी है एंटरप्रेन्योरशिप पर। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का नारा मोदी सरकार पावर में आते ही लगाने जरूर लगी थी, और इस बारी हमने देखा है इस पूर्ण बजट में भी फोकस रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। मुद्रा बैंक जिसको 20,000 करोड़ का कॉपस दिया जाएगा, जो प्रायोरिटी पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको फंड करेगा, ओवरऑल इकोसिस्टम में पैसा डालेगा। इसके अलावा कई सारे इंक्यूबेशन करने की भी सरकार की कोशिश रहेगी, और स्टार्टअप्स में करीब 1,000 करोड़ का इंक्यूबेशन फंड लॉन्च किया जाएगा। काफी ऐसी स्कीम्स हैं जो सरकार ने लागू की है, लेकिन हमने जो फाइन प्रिंट पढ़ा है उसमें ऐसे भी चीजें उभर कर आई हैं जहां पर खास तौर से कुछ स्टार्टअप्स के लिए प्रॉब्लम उभर कर आ सकती है। एक पर्टिकुलर इशू है जहां पर सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में ही इनकॉर्पोरेट हो। सरकार ने ये कहा है कि जो भी कंपनी अब भारत में काम कर रही है, खास तौर से जिसका मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग टीम भारत में है, उसको इंडियन टैक्स लॉज लागू होंगे और उनको फिर इंडियन टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। कई कंपनियां यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन आसान था बाहर इसीलिए वो सिंगापुर में लिस्ट हो रही थी, दूसरे देशों में लिस्ट हो रही थी। इनफैक्ट फूड पैंडा जो रोहित चड्ढा को फाउंडर है जिस कंपनी के, उनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लिस्टेड है या फिर वहां पर रजिस्टर्ड है। ये पर्टिकुलर अगर मामला हमें और समझा सके रोहित, क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या यहाँ पर जिन कंपनियों का स्ट्रक्चर आपसे काफी अलग है, जिन्होंने सीधा इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर या फिर दूसरे देशों में करा लिया है, उन पर यह भारी पड़ने वाला है नॉर्म? वेल, उन पर ये जरूर भारी पड़ने वाला है, बिकॉज बाहर जब हम कंपनीज इनकॉर्पोरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, तो उसके मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ऑब्वियसली टैक्सेशन सिस्टम वहां पे काफी लिबरल है ही, एंड बट मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे मैंने एक बार पहले अभी टैक्स हॉलिडे की बात करी थी, तो इनिशियल 5 ईयर टैक्स हॉलिडे भी मिलता है जब आप सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा कंपनी इनकॉर्पोरेट करना भी बहुत आसान है, इफेक्टिवली 2 दिन में वहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। सो हेंस ओवरऑल दोनों तरह से ये स्टार्टअप सेक्टर को थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचाएगा। एक तो टैक्सेशन सिस्टम को लेके और दूसरा स्पीड ऑफ स्टार्टिंग अप को लेके कि कितनी जल्दी आप अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। गोपाल, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरकार वो चेंज लाएगी? क्योंकि उनका फोकस जरूर रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो और हमारी रैंकिंग भी फिर 142 से होपफुली 100 के ऊपर निकले। दो पॉइंट। एक तो देखिए, सरकार का डेफिनेट इंडिकेशंस हैं, ये ई बिज पोर्टल, सर्विस टैक्स, जो 2 दिन में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर आर स्टेप्स टू बी टेकन। ये सरकार के रेडार में है कि टू गेट दैट रैंकिंग अप फ्रॉम 142 to 50, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट सरकार विल डू समथिंग अबाउट दिस क्विकली, एंड स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेटिंग। एंड बट ये जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात आती है स्टार्टअप्स की, जो ये लोग सिंगापुर में जाके इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है, बट अ लॉट ऑफ लार्ज ई-कॉमर्स कंपनीज माइट गेट इम्पैक्टेड नाउ, इट सीम्स लाइक, बिकॉज दे हैव कम अंडर द पर्व्यू ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज ऑपरेशंस इंडिया में हैं। तो डेफिनेटली सरकार ये कह रही है कि भाई टैक्स इधर भी भरिए। तो ये आगे जाके देखने लायक होगा कि क्या करते हैं, और ये जो कंपनीज हैं, लार्ज ई-कॉमर्स कंपनीज जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन किया है इंडिया से बाहर, ये क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं या क्या इनकॉर्पोरेशन चेंजेस लाते हैं,
डेफिनेटली दे विल हैव टू रिविजिट। ओके, तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए शायद एक शेकअप जरूर होगा। लेकिन नारायण साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो मुद्रा बैंक की बात की गई है, अब भारत में जो रफ फिगर है एस्टिमेटेड 5.7 करोड़ एसएमईज हैं और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाएं। सरकार ज्यादा फंडिंग देने के लिए भी प्रोग्राम्स बना रही है। क्या मुद्रा बैंक उसकी तरफ एक अच्छा कदम है, आपको लग रहा है? मुझे तो लगता है काफी ब्रिलियंट मूव है। इफ आई लुक एट दिस मूव, ये 2 स्टेप मूव देखा जा सकता है। द ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम जो उन्होंने लागू करने का कोशिश कर रहे हैं, एज सून एज दिस लैंड्स प्रॉपर्ली, द इमीडिएट वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द एसएमई ये काफी अपने रिसीवेबल्स के फंडिंग के थ्रू ही आ जाएगा, एंड देन सर्वाइवल ऑन अ डे टू डे बेसिस जो होती है उनके लिए आसान हो जाएगी। देन व्हेन यू लुक एट मुद्रा एंड द अदर थिंग्स दैट दे आर डूइंग, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर ग्रोथ कैपिटल एंड ग्रोथ फंड्स दैट दे कैन लुक फॉरवर्ड टू, स्पेशली इन द नेक्स्ट 5 years व्हेन वी एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू डू सो वेल। साथ ही यहाँ पर टैक्सी फॉर श्योर पर किस तरह के इम्प्लीकेशंस रहेंगे और फूड पैंडा पर किस तरह के इम्प्लीकेशंस रहेंगे? सर्विस टैक्स नेट बढ़ने के बाद और ये जो परसेंटेज हाइक हुई है जो करीब 14% तक गया है, आपकी क्या राय रहेगी? सर्विस टैक्स बढ़ाने से वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू इंक्रीज द कंज्यूमर प्राइसेस, एंड बिकॉज ऑफ इट वो कंज्यूमर का डिमांड जो होता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा। और जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इस सेक्टर में, अभी ग्रोथ कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे ही थोड़ा कम हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा बिजनेस करने के लिए। एक चीज खास तौर से मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, एग्रीगेटर्स की स्पेसिफिकली डेफिनेशन सरकार ने इस बारी बजट में डाली है। ऑफ कोर्स वो काफी लंबा पैराग्राफ है। क्या आपको लग रहा है एग्रीगेटर्स पर को ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश रहेगी सरकार की गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली उबर वाले मामले के बाद? क्या वो इंडिकेशन मिल रहा है? पहले एग्रीगेटर का नहीं, पहले एग्रीगेटर का डेफिनेशन नहीं था गवर्नमेंट में। अभी डेफिनेशन आने से अभी बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, वरना तो हम पहले एग्रीगेटर को रेडियो टैक्सी हिसाब से देख रहे थे, अभी एग्रीगेटर को एग्रीगेटर जैसे ही देखेंगे। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि एग्रीगेटर का डेफिनेशन डाल दिया। अभी बहुत क्लैरिटी है सिस्टम में कि हमें किस कैटेगरी में आना है और हमें क्या करना है और किस टाइप के टैक्सेस पे करना है और किस टाइप की रेगुलेशंस फॉलो करनी है। पहले वो क्लैरिटी नहीं था, इसलिए अलग अलग स्टेट डिफरेंटली इंटरप्रेट करते थे लॉ को। अभी क्लैरिटी आ चुकी है, सो अभी बहुत बहुत बेहतर है, इसलिए इसी कारण। तो शायद यहाँ पर आसानी रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी को जब आप दूसरे स्टेट्स में एंटर करते हैं, दूसरे राज्यों में अपने बिजनेस को ले जाते हैं। रोहित, टेक्नोलॉजी पर रॉयल्टी में एक कट आया है, वो 25% से अब 10% कर दी गई है, एंड दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे आप वो खास तौर से पोर्टल्स के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हेवी मशीनरी के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये कितना बड़ा रिलीफ है? आई थिंक ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है। इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। जो फॉरेन कंपनीज है, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, उसको इंडिया आने में काफी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस 15% के जो बेनिफिट से ये जो टेक्नोलॉजी यूज इंडिया में जो इम्प्रूव होगा, इट विल जस्ट हेल्प द ग्रोथ इवन फर्दर। एंड एक दो पॉइंट जो इससे पहले जो आपने सर्विस टैक्स के बारे में भी बात करी, तो बहुत सही कहा उन्होंने भी कि जो ये सारा जो इसका इम्पैक्ट है वो इफेक्टिवली एंड ऑफ द डे कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, तो उससे ग्रोथ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। एंड ये क्लैरिटी ये भी देखना चाहेंगे कि ये जो स्वच्छ भारत सरचार्ज है जो 2% एक्स्ट्रा है, उसको कौन से डिपार्टमेंट्स के ऊपर और कौन से सेक्टर्स के ऊपर वो लागू करेंगे, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जब क्लैरिटी आएगी तो पता लगेगा। ये सारी कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टअप्स के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सर्विस टैक्स नेट और बाकी जो चार्जेस की भी बात हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर्स पर ये बोझ आएगा और शायद इनके बिजनेसेस उस लिहाज से वॉल्यूम्स में कुछ असर भी कम आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन नारायण साहब, 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड की चर्चा पिछली बार हुई थी, क्या इस बार आप उम्मीद कर रहे थे? मेरी तो उम्मीद थी कि यहाँ पर किसी तरह का रोड मैप आएगा, उसके सामने उन्होंने अब की बारी 1,000 करोड़ का अलग से फंड करने की बात की है। तो शुड वी फॉरगेट अबाउट द 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड? क्या ये इंडिकेशन है कि आगे कुछ और डिटेल्स आएंगे?
नहीं, whenever you talk to MSME ministry, the mood is very buoyant. They are all talking about how they will roll out this 10,000 crores. So it is definitely write off करना बहुत ही गलत बात होगा. The additional 1,000 should be seen as an addendum to it, and ये ecosystem और भी large कर सकता है. However, coming back to the service tax problem, I do understand कि service tax की बढ़ावा के कारण there is अभी immediately कुछ दिक्कत हो रही है, but if you look at this as a two-step process, अगले साल जब GST आएगी, हमें ये बाधा पार करनी ही पड़ेगी, एंड इट्स अ गुड वे टू गेट रेडी फॉर GST फॉर द नेक्स्ट ईयर. लेकिन वहां पर एक बड़ा सवाल है कि GST में अगर वो 22% का रेट आता है तो क्या आप सर्विसेज को भी 22% पर टैक्स करेंगे? दैट ऑफ कोर्स इज अ बिग लूप होल, और वहां पर क्लैरिटी आना काफी बाकी है. आपका फाइनल टेक क्या होगा एज अ फंड हाउस, एज अ VC जो एनकरेज कर रहा है स्टार्टअप्स को, और आप सीड स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पर, हर स्टेज पर कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं? देखिए, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो पॉजिटिव सिग्नल आया है वो है फॉरेन फंड्स, फॉरेन इनफ्लो का. आज जो फॉरेन फंड्स हैं, दे कैन सेट अप अ फंड मैनेजर इन इंडिया, गिव्स देम अ लॉट ऑफ कंफर्ट, and they're exempt from this permanent establishment. So that is a very positive move from the government, or it sends out all the right signals to all the foreign investors who are looking at India with a very closed lens, you know, कि now is the time, you know. और हम ये देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, यूरोप, US, कि जो सारे फॉरेन फंड्स हैं वो इंडिया के स्टार्टअप इंडस्ट्री को काफी नजदीकी से देख रहे हैं. हमारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो कंज्यूमर इंटरनेट ग्रोथ हो रहा है, इट इज हियर टू स्टे. और फॉरेन फंड्स को अब ये एक्सेस जो है, इट विल बी क्लोजर. सो होपफुली मैं देखूंगी कि सॉफ्ट बैंक शायद एक अपना ऑफिस भारत में खोलना चाहेगा. डेफिनेटली. तो एक अपॉर्चुनिस्टिक बजट डेफिनेटली रहा है, और एक पॉजिटिव बजट लग रहा है इस एरिया के लिए. और देखना यही होगा कि सरकार ने जो फिर से ऐलान किया खासतौर से स्पेसिफिक फंड्स के, वो कितनी जल्दी लोगों के हाथ लगते हैं, उसका इंतजार जरूर रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर इस खास पेशकश में हमारा साथ देने के लिए. थैंक यू. नमस्कार.